Hi everyone, I'm Shraddha Anecha and I'm talking from Divine Institute for Judicial Services. So, as you all know, we are going to study TPA together, right? So, let's just start with it. I know TPA has not been a very pleasant subject. It has been intimidating, I'd say. At least it has not been very inviting and very comforting subject. Why do I say that? Because it has a lot of technicalities and a lot of nuances in it. So what are we going to do now is I will try to make it easy for you all. एक बेस सेटअप करने की कोशिश करूंगी पहले आप सबका कि आप लोग को आइडिया लग जाए व्हाट एग्जैक्टली इज टीपीए, इसे पढ़ना क्यों है, कहाँ कहाँ पे लगता है, लागू कब हुआ, एटसेट्रा, कैसे का है, क्या ये प्रोसीजरल है, क्या ये सब्सटैंटिव है, क्या ये एग्जॉस्टिव है, एटसेट्रा. इन सब चीजों को आज हम केटर करने वाले हैं टुडेज लेक्चर. ओके, सबसे पहले नाम है इसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब बात आती है यार, प्रॉपर्टी वर्ड जो है ना, हमने तो आज तक यही देखा था कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल. आपका टीपीए कौन सी तरह की प्रॉपर्टी से बात करता है? तो हमें इतनी चीज याद रखनी है कि हमारा टीपीए इमूवेबल प्रॉपर्टी से केटर करता है. जो प्रॉपर्टी वर्ड है, प्रॉपर्टी टर्म जो है, वो एक लैटिन टर्म प्रोप्राइटेट से निकलकर आई है. और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन हम लोग को पता है क्या रहती है कि प्रॉपर्टी मतलब, अगर मैं आपको बोलूं मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रही हूं तो आप कहोगे प्रॉपर्टी दे रही है श्रद्धा, मतलब मेरे नाम पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी होने वाली है. हम लोग प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब समझते हैं ओनरशिप. जब मैं बोलूँ ना प्रॉपर्टी दे दी, आप कहोगे ओनरशिप दे दी. मैं कहूंगी यार टीपीए के लिए मतलब डिफरेंट है थोड़ा. टीपीए के लिए जब मैं आपको बोलती हूँ ना, आई हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू यू, तो आपको समझना है कि यार प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर की गई है. प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि इंटरेस्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड. आप कहोगे, कोई भी नॉर्मल आदमी क्या कहेगा कि इंटरेस्ट ट्रांसफर करा गया है. इंटरेस्ट क्या होता है यार? मैं अब आपको अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दे दूं तो आप यही कहोगे ना, लगता है श्रद्धा मैम ने हमें ओनरशिप दे दी है, यही कहोगे आप. अगर मैं आपको बोलूं ये बात गलत है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? माननी तो पड़ेगी ना. हम मानते हैं कि यार प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ओनरशिप नहीं होती. अगर मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी में सपोजली किराएदार रखा, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी में किराएदार रखा, लीज पे रखा, आप मेरे को रेंट देते हो, ठीक है, तो क्या मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करा? आप कहोगे हाँ मैम इंटरेस्ट तो दिया. फिर आप मुझसे पूछोगे मैम कौन सा इंटरेस्ट दिया आपने, क्या मैं आपकी प्रॉपर्टी का ओनर बन गया? तो मैं कहूंगी कैसे बने तुम ओनर? तुम्हारे पास तो सिर्फ इंटरेस्ट आया प्रॉपर्टी को पोजेस करने का और प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, जितने टाइम के लिए तुम मेरे किराएदार हो. तो आप कहोगे बात तो सही है, तो क्या टीपीए ऐसी सब ट्रांजेक्शन से डील करता है? आंसर इज यस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ऑल द ट्रांजेक्शंस जो हमें लगता है कि यार सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप से डील करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ गई कि यार ओके, टीपीए की एक बहुत मेजर शर्त सी है. टीपीए कहता है मेरी ना पहली शर्त पता है क्या है? मेरी पहली शर्त ये है कि मैं सिर्फ इंटर वाइवोस
मैं सिर्फ इंटरवाइवोज ट्रांजैक्शंस से केटर करता हूं। आप कहोगे ये कौन सा वर्ड है? मैं कहूंगी इंटरवाइवोज यानी कि फ्रॉम लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, फ्रॉम लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, यानी कि आप मुझे कुछ दे रहे हो तो क्या वो टीपीए कवर करता है? किसी भी तरह का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो टीपीए कहता है हाँ यार मैंने भी तो बोला है मैं किसी भी तरह के इंटरेस्ट को कवर करता हूं और साथ में प्रोवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी में होना चाहिए, तो टीपीए ने बोल दिया ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट अनबॉर्न पर्सन, ऐसा इंसान, मैंने पता क्या बोला, मैंने किसी को प्रॉपर्टी दी और मैंने उसे कहा कि यार जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना तो उनको दे देना, ये बच्चे, ये प्रॉपर्टी उनके लिए ही है, अपने पास रख लो, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जब कल को बच्चे हो जाएंगे 10-15 साल में तो उनकी प्रॉपर्टी है। टीपीए कहता है मैं ऐसी ट्रांजैक्शंस को डील नहीं करूंगा। ठीक है, हमने बात मान ली टीपीए की। फिर पता है क्या हुआ, एक ना ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, ही वॉज ऑन डेथ बेड, ठीक है, इनको पता है कि ही इज गोइंग टू डाई एनी डे। ये क्या करते हैं, अपने अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर की विल बना देते हैं, किसके नाम की, अपने पोते से, इनको बहुत प्यार है, पोते का नाम है जी ग्रैंड सन, ग्रैंड सन के नाम की विल बना देते हैं ग्रैंडफादर इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ वाइल ही इज अलाइव, ठीक है, और बाद में बोलते हैं, मतलब विल में लिख देते हैं कि ये घर मेरे पोते को जाएगा। अब पोता कल को सोचता है कि यार ये ट्रांजैक्शन तो टीपीए कवर करेगा ना, तो टीपीए ने जो जो हक दिए हैं मैं वो सब एक्सरसाइज कर लूंगा। तो लॉ कहता है कि देखो ज्यादा चालाक मत बनो, हमने अभी बोला फ्रॉम लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, तो ग्रैंडसन कहता है कि लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन ही तो है, लिविंग पर्सन ने तो करा। लॉ कहता है ऐसा अलाउड नहीं है, ये विल जो बनाई गई है, वसीयत, ये कब पिक्चर में आती है, जब इंसान मर जाता है, तो ये इफेक्ट में ही तब आएगी जब ग्रैंडफादर विल डाई। तो टेक्निकली दिस इज नॉट फ्रॉम अ लिविंग पर्सन टू अ लिविंग पर्सन, जब तक वो जिंदा है तब तक तो विल खुलेगी नहीं, ठीक है, तो टेक्निकली दिस इज नॉट अ डेड पर्सन, व्हेन ही इज डेड ओनली देन द विल लाइक हैव इट्स इफेक्ट, तब तो डेड टू लिविंग हो गया, दिस इज नॉट कवर्ड बाय टीपीए, टीपीए ने अपने हाथ खड़े कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल हुआ पता है क्या, कोर्ट के पास ना, कोर्ट ने अपने पास एक जजमेंट डेटर था, कोई हारा था कोई केस, उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास पड़ी थी। अब कोर्ट क्या करता है, एक बंदा होता है ए, वो कोर्ट से ये वाली प्रॉपर्टी खरीद लेता है जो थी किसी जजमेंट डेटर की, किसी ऐसे इंसान की जो हारा था। ए ये प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर से, मतलब कोर्ट से खरीद लेता है, क्योंकि कोर्ट के पास ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, ये बंदा पैसे नहीं दे पाया होगा, कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करके अपने पास रख ली होगी, ए ने खरीद ली। अब ए कहता है सर ये तो फिर टीपीए के हिसाब से चलेगी ना, हम ना एक चीज समझेंगे, लॉ कहता है हमारे को कि यार फ्रॉम लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन में कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि इफ द सेल और इफ द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, it will not be covered by ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो टेक्निकली ये वाली जो सेल है ये भी टीपीए कवर नहीं करेगा, और ये वाली जो विल के थ्रू ट्रांसफर है ये भी टीपीए कवर नहीं करेगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो। उसके ये ना बेस है एक्चुअली, ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर एबल टू understand all these things, TPA will be a cakewalk for you all. That is why I'm spending so much time in clarifying all your base topics, base rather matters, everything that you ought to know for the purpose of understanding TPA in depth, ठीक है। ओके, ये हो गया कोर्ट इंटरवेंशन ऑपरेशन ऑफ लॉ वाली बात। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आगे पिक्चर में, नेक्स्ट चीज आगे पिक्चर में कि यार अच्छा एक और फर्क आपको बता देती हूं, जो टीपीए है
और जो सेल ऑफ गुड्स है, इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहला फर्क तो टीपीए इमूवेबल प्रॉपर्टी, सोगा मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और सबसे बड़ा फर्क टीपीए में जो वर्ड इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यूज होता है ना टीपीए में, वो बहुत तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन सोगा में जब वर्ड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यूज होगा तो यहाँ पे पक्का सेल की बात ही होगी। इसके नाम में ही सेल छुपा है, सेल ऑफ गुड्स। तो मतलब इसमें जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा वो 100% ओनरशिप ही होगा, जबकि टीपीए में ऐसा नहीं है, हमने अभी देखा। ठीक है एवरीबॉडी, आई होप इट इज क्लियर कि आपको इंटरेस्ट वर्ड का मतलब कैसे समझना है। तो बेसिकली हम मानते हैं कि अगर वर्ड यूज हो जनरल प्रॉपर्टी और एक वर्ड है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो आपको एक चीज समझनी है कि जनरल प्रॉपर्टी यानी कि सब कुछ, राइट टू एंजॉय, राइट टू पोजेशन, राइट टू ओनरशिप, फलाना फलाना सब कुछ मतलब मेरी प्रॉपर्टी होगी जी। जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, मतलब यहां पे तो पक्का बात ओनरशिप की हो रही है। लेकिन जब भी बात स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की आएगी तो आपको समझना है कि स्पेसिफिक में बी एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट, एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट एटसेट्रा कुछ भी आ सकता है। ओके, perfect. Next, we move on to the topic of scope. Let us see the scope of TPA, the applicability of TPA. तो TPA किस पे लगता है? पहले तो इसकी ना डेट ऑफ एनफोर्समेंट देख लेते हैं। डेट ऑफ एनफोर्समेंट है इसकी 1 जुलाई 1882, 1 जुलाई 1882, यानी कि इस दिन से एनफोर्स हो गया, लेकिन इनैक्ट नहीं हुआ। इनैक्टमेंट की डेट जो है ना वो सभी डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग है, इसलिए कोई एक डेट इनैक्टमेंट की इसकी नहीं है, इसकी डेट ऑफ सिर्फ एनफोर्समेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं क्या ये सब जगह लगता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी किस हद तक है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि यार अभी करंट स्टेटस के हिसाब से पूरे इंडिया में टीपीए लगता है एक्सेप्ट पंजाब, पंजाब को छोड़ के हर जगह टीपीए लगता है। ठीक है, हुआ पता है क्या, पहले बोला गया कि यार जो पार्ट बी स्टेट्स हैं, पहले पार्ट बी स्टेट्स पहले के हिसाब से बन जाती थी, हैदराबाद, ओडिशा, पेप्सू एटसेट्रा। ठीक है, और दिल्ली और बॉम्बे और पंजाब, पार्ट बी स्टेट्स कॉमा दिल्ली कॉमा बॉम्बे कॉमा पंजाब। बोला गया था इन सब पे टीपीए नहीं लगेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन लेटर स्टेजेस पे क्या हुआ, लेटर स्टेजेस पे ये रियलाइज करा गया कि यार जहां जहां पे जरूरत है वहां लगाते रहो। तो हमने बोला ऐसे कैसे यार, आपने बोल दिया स्टेट को लगाते रहो। तो क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना वो प्रोवाइड करता है 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट्स के बारे में, 3 लिस्ट के नाम, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमारा जो लैंड का मैटर होता है ना, जितने भी जमीन को लेके मैटर होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो स्टेट के पास पावर होती है लैंड को लेके सारे लॉज बनाने की, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड का मैटर ही है। हाँ, इट इज द लैंड सब्जेक्ट, इट इज द सब्जेक्ट रिलेटेड टू लैंड ओनली, इट इज अ टॉपिक फॉर द सब हेड ऑफ लैंड ओनली। तो हमने मान लिया कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू लैंड ओनली, सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट टू बी अ स्टेट सब्जेक्ट. Because we consider it to be a state subject, we say that okay, the state government has the power to enact it whenever and however they want it to enact. ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ना बोल दिया था पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे एंड पार्टी स्टेट्स आपके ऊपर टीपीए नहीं लगेगा, जो जो कल को लगाना चाहे वो लगा सकता है।
तो फिर उस हिसाब से इसको अप्लाई कर लिया अपने ऊपर पंजाब ने, पंजाब को छोड़ के सब ने, ठीक है। तो पंजाब क्या लगाता है अपने ऊपर? पंजाब अपने ऊपर लगाता है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। तो पंजाब टीपीए की बजाय इन प्रिंसिपल्स को अपने ऊपर लगाता है, विच आर नॉट वेरी सिमिलर टू टीपीए ओनली, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास और कोई पावर भी है टीपीए को लेके? सो वी अंडरस्टूड कि यार टीपीए को लेके स्टेट गवर्नमेंट हैज ह्यूज पावर्स, powers of state government. The first power which the state government was given was applicability of TPA on entire state. कि टीपीए को पूरी स्टेट के ऊपर लगाने का हक या ना लगाने का हक स्टेट के पास है। और कौन सी पावर है स्टेट के पास? स्टेट चाहती है कि वो पूरा टीपीए ना लगाए, थोड़ा सा लगा ले। स्टेट कैन चूज, स्टेट गवर्नमेंट कैन चूज द पोर्शन और रादर क्लॉजेस to which they want to apply, which they wish to apply, ठीक है। तो मतलब पूरा नहीं लगाना तो चूज कर लो। थर्ड, तो मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट ये बोल सकते हैं सेकंड क्लॉज के हिसाब से कि सर मेरे को ना एक 3, एक 5 और एक 7वां क्लॉज, 7वां सेक्शन अपन ऊपर लगाना है, बस मैं इतनी पूरी स्टेट इतना ही लगाएगी, अलाउड है, कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन चूज कि हम पूरे टेरिटरी पे नहीं लगाएंगे, अपनी पूरी स्टेट पे नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टेट के इतने एरिया पे लगा देंगे। कैन चूज टू अप्लाई ऑन सर्टेन एरिया ऑफ देयर स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चूज कर सकती है कि क्या वो टीपीए को रेट्रोस्पेक्टिवली लगाना चाहती है, रेट्रोस्पेक्टिवली लगाना चाहती है या प्रोस्पेक्टिवली लगाना चाहती है। आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? मैं कहूंगी रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि रेट्रो से नाम पता लगता है, रेट्रो मूवीज, रेट्रो गाने, रेट्रो थीम। व्हाट इज रेट्रो? पुराना ना, तो बैक डेटिंग, तो समथिंग आया आज, बट यार टीपी आज आया, टीपी ने आज आके बोल दिया, जैसे मैं पंजाब हूं, मैं आज टीपी लगा लेती हूँ, पर मैं बोल देती हूँ सब लोग ना पिछले जिनके काम हो भी चुके हैं ना, वो भी अपने ऊपर जिनके केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, वो टीपी के हिसाब से चलेंगे। अब जब मैंने नया लॉ लाके उसको पिछली एप्लीकेशन भी दे दी, पास्ट चीजों के ऊपर भी अप्लाई कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव। और दूसरा प्रोस्पेक्टिव कि यार आज से होने वाले सारे काम टीपीए के हिसाब से होंगे, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो टीपीए के पास, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है टू इलेक्ट, कि वो चूज कर सकती है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहती है टीपीए या प्रोस्पेक्टिवली। फिफ्थ पावर, क्या स्टेट गवर्नमेंट चूज कर सकती है कि वो सर्टेन पोर्शन ऑफ टीपीए, बिल्कुल 2-4 सेक्शन लगाना चाहती है ऑन सर्टेन पोर्शन ऑफ सर्टेन एरिया, कि थोड़ा सा पोर्शन सर इतने से एरिया पे हमने लगाना है, अलाउड है, सर्टेन पोर्शन ऑन सर्टेन एरिया ऑफ स्टेट, कैन अलाउड। क्या चीज अलाउड नहीं है? लेट अस सी दैट फर्स्ट। स्टेट गवर्नमेंट अब करना क्या चाहती है? स्टेट गवर्नमेंट चाहती है सर मैं ना पूरा टीपीए लगाना चाहती हूँ एक्सेप्ट सेक्शन 3। कोर्ट कहता है, लॉ कहता है नॉट अलाउड। आइदर चूज कि आपको सेक्शन थोड़ा सा लगाना है, या आइदर चूज पूरा लगाना है, या आइदर चूज पूरा नहीं लगाना। आप ये नहीं कर सकते मैं पूरा लगाना चाहता हूं सिवाय इसके। तो जनरल रूल हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर टू चूज, नो पावर टू चूज कि सारा लगाऊंगी, फुल लगाएंगे, एक्सेप्ट
this not allowed. लेकिन ये आ गया पावर्स ऑफ स्टेट बता रही हूं मैं, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक एक्सेप्शन कैसे है? हम बोलते हैं कि यार देखो, स्टेट गवर्नमेंट यू कैन चूज। आप कह सकते हो कि सर हम पूरा का पूरा फुल टीपीए लगाएंगे, बट हम 1 2 3 4 इन चारों को नहीं लगाएंगे। वो चार कौन से हैं वो आपको हम बताएंगे। तो सरकार क्या कहती है? हमने सरकार को पावर क्या दी है कि आप बोल देना कि पूरा टीपीए नहीं लगाना, आप चाहते हो ना फुल लगाओ बट ये ना लगाओ, तो ठीक है, आप चूज करो फुल लगाओ, बट ये कौन से हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, वो चार आपको हम बताएंगे। वो है सेक्शंस 54, सेक्शन 59, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 123 107 123 59 54। ये सब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की बात करने वाले सेक्शंस हैं ये चारों, ठीक है। सेक्शन नंबर 54 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल की, 59 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज की, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट, इनकी बात करी जाती है। तो स्टेट यू कैन चूज कि आप ये रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजंस अपने ऊपर लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब बात आ गई कि यार फायदा क्या हुआ। आपने स्टेट को पावर दे दी कि स्टेट चूज करना अपने ऊपर रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस लगाने के नहीं लगाने, लेकिन इसका नुकसान फायदा क्या है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने बोल दिया एक एक्ट है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक्ट है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट सब पे लगेगा कंपल्सरीली, और वो तो आपको लगाना ही पड़ता है ना। जैसे सपोजिटली स्टेट ने बोल दिया एक हमने ना लेजिस्लेशन बना दी है रजिस्ट्रेशन एक्ट, सब पे लगा देना, ठीक है। अब एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये वाले रजिस्ट्रेशन का प्रोविजंस रहने देना, एक तरफ आप बोल रहे हो रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमने 100 रुपए से ऊपर होने वाली हर ट्रांजेक्शन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल बोला है। तो प्रैक्टिकल इफेक्ट इसका कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकली ये निकालने का भी बचाने का भी इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कह देती है रहने दो, तो यहाँ पे हो जाएगी, तो मतलब रजिस्ट्रेशन तो देखो हो रही है। तो टेक्निकली नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नो प्रैक्टिकल इफेक्ट रादर ऑफ दिस प्रोविजन इज अवेलेबल in TPA, ठीक है। So this is what is the power of state government when it comes to TPA. I hope the base of TPA is clear to you. In the next class, where what we will do is we'll see as to what all has been protected from the ambit of TPA. What is if there is an exception to TPA? What is immovable property, which is ultra important, asked numerous times in all the examinations. What is exactly immovable property? We will see that in the reference to a lot of acts. We'll refer to General Clauses Act also. We'll refer to Registration Act also, somewhat Sale of Goods Act also, and of course Transfer of Property Act. In consonance, in alignment of all these acts, we'll see what is the definition of immovable property, and from there we'll move ahead. All right, everybody. I hope you enjoyed and understood the lecture very well. In case your doubts persist, you can still text us at the numbers given below. Thank you very much.